Yes, good morning students. Today we discuss about the elements of new economic policy. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन, सेकंड इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो जो फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, आज की वीडियो में हम ओनली लिबरलाइजेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, अगर उनको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, कुछ भी बनाना है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी। वो अपनी मर्जी से किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। सारा का सारा मोस्टली जो भी प्रोडक्शन एरिया था वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आता था। बट लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने जितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उनको कम कर दिया गया और काफ़ी सेक्टर्स के ऊपर उन रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। और जो टैरिफ थी या टैक्स था उसको भी कम कर दिया। जैसे अगर पहले किसी भी गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते प्राइवेट सेक्टर या कोई भी लगा सकते हो, आप पब्लिक सेक्टर भी लगा सकते हो उसके अंदर, तो उनको काफ़ी हैवी टैक्स देना पड़ता था। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो इंपोर्ट करते थे, जब हमारी कंट्री से कोई भी मटेरियल है दूसरी कंट्री में जाता था तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, और या एक्सपोर्ट करते थे तब भी टैक्स पे करना पड़ता था। ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि जो हमारी कंट्री या हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनको प्रोटेक्ट कर सके, घरेलू इंडस्ट्री जिसको आप बोल सकते हो। क्योंकि अगर बाहर से इंपोर्ट हमने कुछ भी किया तो लोग फॉरेन की गुड्स को प्रेफर करते थे, और हमारी जो इंडिया में जो गुड्स बन रही थी उनको लोग परचेज नहीं करते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो उस टाइम काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। बट लिबरलाइजेशन में इन सब टाइप की रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो भी टैक्स था उसको काफ़ी कम कर दिया। तो देखो यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो 1991 में आई थी। इससे 1991 से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जैसे देख सकते हो यहाँ पे आप कि जो इंडस्ट्री लाइसेंस सिस्टम था कि अगर किसी को अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, ओपन करनी है, तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। प्राइस कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन द गुड्स। प्राइस कंट्रोल कैसे कि जो भी प्राइवेट सेक्टर गुड्स बनाते थे तो वो अपनी मर्जी से उस गुड्स का प्राइस फिक्स नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर करती थी कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वही उसी रेट पे गुड्स को मार्केट में सेल किया जाएगा। फिर इंपोर्ट लाइसेंस, कोई कुछ भी अगर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको बताया ही था कि जब एक कंट्री, हमने मैक्रो के अंदर किया था, जब 2 कंट्री आपस में करेंसी को एक्सचेंज करती हैं तो उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी कंट्रोल किया गया था कि फॉरेन की करेंसी ना तो ज़्यादा हमारी कंट्री में आए और ना ही हमारी इंडिया की करेंसी है वो ज़्यादा बाहर जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी या आप उसको बिग बिजनेस हाउसेस बोल सकते हो, कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, तो उसके ऊपर भी उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो एक लिमिट से ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि हमने ये सारी पाबंदियां लगा तो दी हैं, बट इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी कमियां हैं इनके अंदर। तो काफ़ी कमियां कैसे कि जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जो एरिया कवर किया हुआ था हर सेक्टर के अंदर वो पब्लिक सेक्टर का था। तो उस वजह से क्या हुआ था, करप्शन हुए थी, इनएफिशिएंसी हुआ था। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर करप्शन कम होता है और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न भी कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में जो पब्लिक सेक्टर है वो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इस टाइप की काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो जीडीपी है, हमारी कंट्री की जीडीपी है, वो भी काफ़ी कम होती जा रही है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें ये जितनी भी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए। तो ये सब जो हटाई या कम की गई वो लिबरलाइजेशन के अंडर की गई थी। नेक्स्ट देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लिबरलाइजेशन की हेल्प से इन्होंने जो अपनी खुद की कंट्री में ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ है काफ़ी हाई कर ली थी। क्योंकि
जो लिबरलाइजेशन है उससे ईजिली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जा सकता था, और जो एक कंट्री की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए या क्या क्या सुधार हुए थे वो डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर जितनी भी पाबंदियां थी या जितने भी उनको बोल रखा था कि आपको अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उस टाइप की सारी पाबंदियों को या रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। तो देखो फर्स्ट है एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जो 1990 जो ये देखो बोल रखा है इन जुलाई 1991 न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी अनाउंस हुई थी। हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंदर ये देखो कि सिर्फ 5 इंडस्ट्री को छोड़ के और सबके लिए लाइसेंस की जो परमिशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि पहले जो हर किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता था, बट बाद में क्या किया सिर्फ 5 इंडस्ट्री को छोड़ के और सबके लिए लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया। वो 5 इंडस्ट्री कौन कौन सी थी जिसके लिए लाइसेंस ज़रूरी था? वो फर्स्ट देखो क्या है, लिक्वर, शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट मीन्स हिंदी में आप इसको बोल सकते हो रक्षा उपकरण, जो हमारी कंट्री जो एक कंट्री की रक्षा के लिए ज़रूरी होते हैं जो इक्विपमेंट, जैसे हमने आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई जैसे रफाल आई है या कोई और इक्विपमेंट आए हैं, तो ये सब डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर आते हैं आपके, जो एक कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ क्या है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। फिफ्थ है डेंजरस केमिकल। तो जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव होते हैं वो क्या जैसे न्यूक्लियर हो गया, केमिकल हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव के अंदर आते हैं। और डेंजरस केमिकल जैसे हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोराइड है, ये इस टाइप की जो गैसेज हैं उनका प्रोडक्शन करना है या उनको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी था। उसके बाद सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इसमें क्या हुआ कि जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए जितने भी इंडस्ट्री रिजर्व की गई थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। कितने देखो जैसे 17 से कितनी कर दी गई 8। पहले 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी, बट उसको अब कम करके कितना कर दिया 8 कर दिया था। फिर क्या है 2010 और 11 में ये जो 8 इंडस्ट्री रिजर्व की गई थी इसको भी लेस करके कितनी कर दी, ओनली 2 इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए छोड़ी। वो कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। थर्ड है आपका डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। इसमें क्या होगा कि जैसे पहले तो आपको डी रिजर्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसके लिए एक एरिया रिजर्व कर दिया गया था कि इस एरिया में ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही एस्टेब्लिश्ड या ओपन होंगी और कोई बिग इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन नहीं हो सकती। तो उसको क्या कर दिया गया, अब उस रिस्ट्रिक्शन को भी वहाँ से हटा दिया गया। कहने का मीनिंग क्या है, वहाँ पे अब जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो एरिया रिजर्व किया गया था वहाँ पे अब जो बिग इंडस्ट्री है वो भी आ सकती हैं। उसके बाद देखो एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एक्सपेंशन किया गया। पहले क्या होता था लिबरलाइजेशन से पहले कि अगर कोई, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई बिग इंडस्ट्री थी वो चाहती थी कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, बढ़ाएं, तो उनको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था या उनको परमिशन ही नहीं दी जाती थी कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। बट लिबरलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी क्या कर दिया गया, उसको अलाउ कर दिया गया कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अब जो भी कोई प्रोड्यूस करना है या कितना प्रोड्यूस करना है वो सब मार्केट के ऊपर डिपेंड होता था कि जो मार्केट में लोग चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना है या क्या प्रोडक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाने लगा। पहले जो गवर्नमेंट चाहती थी उसी के थ्रू उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होता था। उसके बाद देखो जो 5th पॉइंट है आपका फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, कि जो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करने के लिए वो उस टाइप की फ्रीडम भी दे दी गई थी कि कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हैं।
कैपिटल गुड कौन सी होती हैं, जैसे आपकी मशीन्स हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आती हैं, उन सब का इम्पोर्ट उन सब के इम्पोर्ट करने की परमिशन दे दी गई थी। पहले इस टाइप की कोई भी परमिशन नहीं थी। और ये परमिशन क्यों दी गई, क्योंकि ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि जैसे कोई भी मशीन आती है न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो प्रोडक्शन भी अच्छा, उसकी हेल्प से प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगी। उसके बाद सेकंड आपका है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर देखो कौन कौन से आते हैं आपके, बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। बैंक तो आपको पता ही है। नॉन बैंकिंग देखो यहाँ पे राइट भी किया हुआ है, दे डू नॉट होल्ड बैंकिंग लाइसेंस एंड कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट, कि ये वो बैंक होते हैं जिनको लाइसेंस की नीड नहीं होती और जो डिपॉजिट है, पब्लिक से डिपॉजिट है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल और परचेज किया जाता है। ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, बिजनेस स्टडी के जो बच्चे हैं, बिजनेस स्टडी जो पढ़ते हैं उनको इजीली क्लियर होगा। ये आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सिक्योरिटी होती है, आपकी ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल बिल होता है, इनको जब सेल और परचेज किया जाता है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। फिर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे फॉरेन की करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी को यूएसए की करेंसी में चेंज किया जाए तो उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। तो ये सब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंक्लूड था। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सारा का सारा आरबीआई के थ्रू कंडक्ट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। पहले जो आरबीआई था उसका रोल क्या था, रेगुलेटर के रूप में था, बट अब वो रोल चेंज होकर किसके रूप में हो गया, फैसिलिटेटर के रूप में। रेगुलेटर के रूप में क्या हो गया कि सारा का सारा जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सिस्टम है वो सारा का सारा कंट्रोल आरबीआई करेगी। जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई डिसाइड करेगी कि इस इंटरेस्ट रेट पे जो अदर बैंक है लोगों को लोन देंगे या लोगों से डिपॉजिट लेंगे। बट फैसिलिटेटर के रूप में रोल उसका कैसे हुआ कि उन्होंने जो कॉमर्शियल बैंक है उनको परमिशन दे दी कि आप अपने अकॉर्डिंग लोगों को इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकते हो और उनसे डिपॉजिट ले सकते हो। पहले सारा का सारा जो काम था वो आरबीआई के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता था या कंडक्ट किया जाता था। बट लिबरलाइजेशन के बाद जो रोल था आरबीआई का वो कम हो गया, इंटरफेयर कम होगी उनकी, और उन्होंने कॉमर्शियल बैंक को ये सारी की सारी अथॉरिटी दे दी कि आप अपने अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिसाइड कर सकते हो जब आप लोगों को लोन दोगे या उनसे पैसे लोगे। उसके बाद देखो लिबरलाइजेशन ने क्या अलाउ कर दिया था, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें क्या होगा कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर थे वो हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे, हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट था उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे देखो यहाँ मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जो फाइनेंशियल सर्विस या लोन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जिसमें किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और वो कंपनी इन्वेस्टर्स को स्टॉक या बॉन्ड प्रोवाइड करवाती है। पेंशन फंड आपको पता ही होगा। और ये सब चेंजेस क्यों किए गए, ताकि जो हमारा जो हमारी इंडिया की या हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिजिकल रिफॉर्म्स मैंने फिजिकल पॉलिसी आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, आपको ध्यान हो तो, कि
जो रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट के पास कितने रिवेन्यू आए, कितनी इनकम आएगी और कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। और फिजिकल डेफिशिएट क्या था कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और रिवेन्यू कम हो जाती है, कि गवर्नमेंट ने खर्चे तो ज़्यादा कर दिए हैं और जो उनके पास इनकम का सोर्स था वो क्या है, कम है। तो जो फिजिकल रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि इसके अंदर जो टैक्स था मेनली उसमें चेंज किया गया था। टैक्स आपके 2 टाइप्स के हैं मेनली यहाँ, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जैसे जो सीधा एक इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं वो किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि मेरा टैक्स वो दूसरा इंडिविजुअल पे कर देगा। जैसे इनकम टैक्स आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन पे जो टैक्स लगता है वो है, आपके हाउस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है वो है, ये सब डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। तो ये टैक्स एक इंडिविजुअल को खुद को पे करना पड़ता है जिसके ऊपर वो लगाया जाता है। जैसे अगर आपकी इनकम है, आपकी जो सैलरी आती है, गवर्नमेंट से सैलरी आती है, तो उसके ऊपर टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा, कोई अदर पर्सन उसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर सकता है। सेकंड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स किसी दूसरे इंडिविजुअल के थ्रू पे किया जाता है। जैसे क्या होता है, हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, तो जो गुड्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स जो सेलर है वो नहीं देता, हम लोग टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर जो कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट मेंशन होती है उसके अंदर ही टैक्स इंक्लूड होता है। उसके ऊपर आप लोग देखना कभी कोई भी जो प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसके ऊपर मेंशन होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है कि जो आपसे रेट चार्ज किया जा रहा है उसी के अंदर वो टैक्स इंक्लूड है और वो टैक्स आप पे कर रहे हो, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। उसके बाद देखो कि जो टैक्स स्ट्रक्चर थी उसके अंदर चेंज किया गया। पहले ये जो टैक्स था वो काफ़ी हाई देना पड़ता था, तो लोग क्या सोचते थे उस टाइम कि टैक्स हमें ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो इवेट टैक्स मतलब टैक्स से बचना चाहते थे। और वो टैक्स से कैसे बचते थे, जैसे अपने खर्चे ज़्यादा दिखा देते, इनकम को क्या है कम शो करते, या एक तरह से वो टैक्स की चोरी करते थे। बट बाद में क्या है, इस टैक्स को क्या है कम कर दिया गया, मॉडरेट कर दिया गया, कि ना तो ज़्यादा रखा गया और ना ही कम रखा गया। ताकि मॉडरेट इसलिए रखा गया ताकि हर लोग जो जिसके ऊपर भी वो टैक्स लगे वो ईजिली उसको पे कर सके। और ये आपको पता ही होगा कि जो टैक्स से इनकम आती, जो टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट के लिए, वो इनकम का सोर्स होता है। और गवर्नमेंट के पास जब वो टैक्स जाता है तो गवर्नमेंट वही टैक्स को कलेक्ट करके जो भी हमारे सिटी के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर जो रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, उनके ऊपर वो खर्चा करती है एक्सपेंडिचर के रूप में। उसके बाद देखो आपका है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके अंदर आपके कौन कौन से हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कब इनिशिएटेड हुआ था, 1991 में। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है उसका डिवैल्यूएशन हुआ था फॉरेन की जो कंट्री थी उनकी करेंसी के कंपैरिजन में। डिवैल्यूएशन हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किया था मैक्रो के अंदर, एक बार थोड़ा सा फिर बता देती हूँ। डिवैल्यूएशन का मीनिंग होता है कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है फॉरेन की करेंसी के कंपैरिजन में। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि पहले हमें $1 है वो 60 रुपये का मिल रहा था, कि हम 60 रुपये दे दें और हमें $1 मिल जाएगा। बट बाद में क्या हुआ कि वही डॉलर हमें 65 रुपये का मिल रहा है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू देखो यहाँ डाउन हुई है, क्योंकि हमें डॉलर तो वही मिल रहा है, एक ही डॉलर मिल रहा है, बट अब हमें पे कितने करने पड़ रहे हैं, 65 रुपये। पहले कितने दे रहे थे हमें 60, अब कितने देने पड़ते हैं हमें 65। तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या है, डाउन हुई है, हमारी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएशन हुई है। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो फॉरेन के लोग थे वो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग गए। कैसे, अब एक कॉमन सी चीज़ है कि पहले जो आप लगाओ कि यूएसए है वो हमारी कंट्री से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उसको वो चीज़ 60 रुपये की थी उसके लिए। बट अब क्या हुआ कि अब वही चीज़ उसको तो एक ही डॉलर देना पड़ता है, बट हमारे लिए तो उसकी वैल्यू कितनी है, 65 रुपये। हमारे लिए तो महंगी हो गई ना, उनके लिए तो वही है कि मतलब उनको सस्ती मिल रही है। जैसे एक जस्ट एग्जांपल दूँ मैं आपको कि पहले आपको एक पेन कितने का मिल रहा था, कि 10 रुपये का मिल रहा था, ठीक है। फिर क्या है, वही पेन
वही पेन आपको 15 रुपये का मिले तो आपके लिए क्या हो गया वो, तब तो महंगा हो गया। बट अगर वही पेन अगर आपको 8 का मिले तो अब आप क्या है ज़्यादा लोगे ना। तो इसी तरह क्या हुआ कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। डाउन होने की वजह से जो एक्सपोर्ट है, लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फॉरेन के लोगों ने, जिससे हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन की करेंसी है वो ज़्यादा आई। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ, एग्जाम्पल कंफ्यूज मत होना बच्चों। देखो जैसे $1 है वो कितने का मिल रहा है, 60 रुपये का मिल रहा है। हमें 60 पे करने पड़ते थे $1 के लिए। फिर क्या है, हमें उसी डॉलर के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, 65 रुपये। तो हमें क्या है वो चीज़ अब हमारे लिए तो वो चीज़ महंगी हो गई, बट फॉरेन के लिए वो क्या हो गई, सस्ती हो गई। पहले तो क्या है उनको $1 के लिए 60 रुपये थे, बट अब वो $1 दे रहे हैं तो हमें कितने देने पड़ते हैं, 65 रुपये। तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो डाउन हुई है फॉरेन की करेंसी के कंपैरिजन में। उसके बाद क्या था आपका, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसमें क्या हुआ था कि जो भी इंपोर्ट के ऊपर क्वाटा लगाया हुआ था कि फॉरेन के साथ जो हम बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, उसके ऊपर पहले जब इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर एक लिमिट लगाई थी कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया इस ट्रेड पॉलिसी के अंदर। फिर क्या है, इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस सिर्फ उन्हीं के लिए रखा गया जो क्या है, जो गुड्स डेंजरस हैं, जैसे क्या है आपकी, मैंने अभी बताया जैसे डिफेंस इक्विपमेंट है, उनको अगर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी रखा गया। और जो अदर गुड्स थी उसका अगर आपको एक्सपोर्ट करना है या उसका इंपोर्ट करना है तो वो पाबंदी वहाँ से हटा दी गई। फिर क्या है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जब हम इंपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर जो भी टैक्स देना पड़ता था या जो ड्यूटी जो भी चार्जेस देने पड़ते थे उसको कम कर दिया गया, ताकि जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन को क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके। क्योंकि अगर एक कॉमन सी बात है, अगर पहले क्या होता था, पहले वाली बात बताती हूँ मैं आपको कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, उसके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी थी। बंद तो बिल्कुल तो नहीं किया था, बट काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी थी। वो इसलिए लगाई गई ताकि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो अब बाहर से कोई भी फॉरेन का जो कंपटीटर है वो हमारी कंट्री के अंदर नहीं आ रहा था। तो हम एक तरह से हमारे कंट्री में जो मार्केट के ऊपर है, लोगों की क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। क्योंकि उनको पता था कि बाहर से तो कोई आएगा नहीं, जो प्रोडक्शन करना है हमें करना है, लोग हमारी ही गुड्स को परचेज करेंगे। बट बाद में क्या हुआ कि कंपटीशन को इंक्रीज़ करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। कंपटीशन को इंक्रीज़ क्यों किया गया, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि अगर आपकी कोई शॉप है, ठीक है, अगर एक दूसरा इंडिविजुअल आपके पड़ोस में कोई शॉप ओपन कर लेता है तो आपको ये लगेगा कि मेरा कंपटीटर आ गया है, तो आप क्या करोगे, और अच्छी क्वालिटी की गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन करोगे या लोगों को सेल करोगे। तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है उनको अच्छी क्वालिटी की गुड्स तो मिलेगी और वो सेटिस्फाई भी होंगे, और सेटिस्फाई होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करेंगे तो जो जीडीपी हमारी इकोनॉमी की वो इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको भी विड्रॉ कर लिया था, कम कर दिया था, उसको हटा दिया था। विड्रॉ मतलब हटा दिया, निकाल लेना, हटा दिया गया था एक्सपोर्ट ड्यूटी को। उसको वो किस लिए किया गया, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी थी, एक्सपोर्ट के ऊपर भी थी। इंपोर्ट की ड्यूटी हटाई तो फॉरेन की कंपनी हमारी कंट्री के अंदर आई, और एक्सपोर्ट हटाया तो हमारी कंट्री की जो भी इंडस्ट्री थी वो दूसरी कंट्री में गई। तो ये सब कुछ इसीलिए किया गया ताकि जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है उसको क्या है, अच्छा किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो प्राइवेटाइजेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।